हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे यूट्यूब के पूरे सब्सक्राइबर फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर 2022। आशा करता हूँ कि ये न्यू ईयर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए। ये न्यू ईयर आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए। आप और आपका पूरा परिवार साथ साथ रहें, खुशी रहें और आपके सारे ड्रीम्स जो है वो पूरी हो। तो आप सभी के लिए एक प्यारा भरा गुड विशेष और एक प्यारा भरा हैप्पी न्यू ईयर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का सेशन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का सेट 2 करवाऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस स्टडी का सेट 1 कर रखा है। आज हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के बीच भी से शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो, बोला गया है इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा रुको, पढ़ने में गलती हुआ ना। अच्छा बोला गया है इनमें से कौन व्यावसायिक क्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी। ऑप्शन ए पे बोला गया है माल का क्रय विक्रय करना, यानी परचेज सेल ऑफ गुड्स। बिल्कुल, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटी है, बिल्कुल सही। बी पे बोला है मंदिरों में पूजा करना, वर्कशिप इन द टेम्पल। नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन बी ग्राहकों के साथ धोखा करना, फ्रॉड विथ द कस्टमर्स। नहीं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। डी पे बोला सरसों के तेल में मिलावट करना, एडल्ट्रेशंस इन द मस्टर्ड ऑयल। नहीं जी, ये 3 में से कोई भी व्यावसायिक क्रिया नहीं है। व्यावसायिक क्रिया मेरा क्या है, ऑप्शन ए मेरा बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, देखो 2 नंबर पे बोला गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 पे बोला गया है एक ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर द अदर एंड गेट्स रेमुनेरेशन इन रिटर्न इन नोन एज। यानी अगर कोई एक आदमी है, अगर वो किसी दूसरे के लिए काम करे और दूसरे के लिए काम करके उसको उसके बदले में पैसा प्राप्त हो, तो उस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है। तो सर ऐसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं जी, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई पर्सन जो होता है वो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है, यानी किसी दूसरे के लिए काम करता है और बदले में उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है 3 पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इन चारों में से बिजनेस का एक्टिविटी किसको नहीं बोला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को जो है वो हम लोग बिजनेस एक्टिविटी इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटेड क्वेश्चन है सेट 1 का। बोला गया है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित है। बिजनेस लाइक वेदर इट अस इज विथ अस एवरी डे। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी बिजनेस एक ऐसे एक्टिविटी है जो मौसम की तरह हम लोगों के साथ साथ चलता है। जैसे एक साइकिल का चक्का होता है, साइकिल का चक्का हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि हमेशा चलता कौन रहता है, साइकिल का चक्का। तो साइकिल के चक्का या कोई भी चक्का को हम लोग व्हील बोलते हैं। तो व्हील से आपको याद रहेगा हीलर। देखो इसका इंग्लिश नाम याद रखना ना, हीलर को व्हील टाइप से आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखना मौसम के जैसे साथ साथ चलते रहता है। ये किसने कहा था, बिजनेस मौसम के साथ साथ चलता है, तो ये व्हीलर ने कहा था, हीलर ने कहा था। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। बोला गया है व्यावसायिक जोखिम ... के कारण उत्पन्न नहीं होता। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू राइज ड्यू टू। मतलब किस चीज के कारण जो है वो व्यावसायिक जोखिम नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा अच्छे प्रबंधन यानी गुड मैनेजमेंट। आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपके बिजनेस में जो रिस्क है वो रिस्क कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो गुड मैनेजमेंट के कारण रिस्क जो है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
6 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे वाणिज्य यानी कॉमर्स है। कॉमर्स क्या होता है? तो भाई हम सबको पता है कॉमर्स जो होता है वो पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवसाय का अंग। यानी कॉमर्स जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? तो कॉमर्स हिस्सा होता है आपका बिजनेस का। ठीक है, कॉमर्स किसका हिस्सा होता है? तो सर कॉमर्स हिस्सा होता है मेरा बिजनेस का। ठीक है, चलो आगे बोला गया 7 नंबर पे 7 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सेलरी ऑफ ट्रेड। एक्सेलरी ऑफ ट्रेड किसको नहीं बोला जा सकता है? ऑप्शन ए खनन यानी माइनिंग, ये एक्सेलरी ऑफ ट्रेड नहीं आता है। बीमा यानी इंश्योरेंस, ये एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड है। भंडारण वेयर हाउसिंग भी एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड है। यातायात ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है, और एक आता है आपका बैंकिंग और एक आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये जो होता है आपका ये एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड है, यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन ये जो माइनिंग जो है उसको व्यापार की सहायक क्रिया नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये जो खनन है मतलब माइनिंग जो होता है वो एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड नहीं है, वो एक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से क्या जनंकिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। इन चारों में से कौन जो है वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है? माफ कीजिएगा, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए पे बोला गया है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल ये जो है ये जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। मुर्गी पालन सी पे बोला गया है, ये भी जेनेटिक इंडस्ट्री है। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, लेकिन ये बीच में जो आपका माइनिंग बोला है ये जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता है। ये माइनिंग जो होता है वो होता है हम लोगों का एक्सट्रैक्टिव का पार्ट होता है। किसका होता है जी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट जो है वो होता है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जहाँ ज़मीन के अंदर से किसी चीज़ को खोद के या ज़मीन के अंदर से किसी चीज़ को बाहर निकाला जाता है। तो माइनिंग इंडस्ट्री मेरे लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब क्वेश्चन में तो जेनेटिक बोला है, तो ए और सी जो है वो दोनों जेनेटिक है, लेकिन जो बी पे है खनन वो मेरे लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो बोला कौन जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है? तो माइनिंग जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आओ थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो आओ देखो 9 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन निर्माण उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन ए पे बोला गया है भवन बनाना, तो भवन बनाना तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होगा। पुल बनाना ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। डी नंबर पे बोला है रोड बनाना, ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेरा पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये बीच में सी नंबर पे जो चीनी बनाना बोला है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। चीनी बनाना कौन सा इंडस्ट्री है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हमको यही पूछा गया था कौन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ऑप्शन सी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। चीनी उद्योग एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और बाकी तीनों मेरे लिए जो है वो निर्माण इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ जी देखो 10 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक क्रियाएं जोखिम की बाधा को दूर करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। यानी मान लो अगर आपके बिजनेस में जितना भी आपको रिस्क है तो उन रिस्क से आपको प्रोटेक्शन कौन दिलाता है? तो हम सबको पता है कि रिस्क से प्रोटेक्शन दिलाने का काम जो है वो इंश्योरेंस करता है। कौन करता है? इंश्योरेंस ही होता है जो हम लोगों को रिस्क से प्रोटेक्शन दिलाता है। तो बी इज ए राइट आंसर। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड सर्विस इंडस्ट्री। कौन जो है वो सर्विस इंडस्ट्री नहीं है? ठीक है, तो ये सी नंबर पे जो बोला गया है पशुपालन, ठीक है, यानी कटल अर्निंग, ये जो पशुपालन होता है ये मेरे लिए सहायक इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आओ 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है रूप उपयोगिता का सृजन निम्नलिखित में से कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब रूप बदलने का काम जो है वो कहाँ होता है? यानी कौन सी जगह पे अगर आप कच्चा माल लगाते हैं तो आपको एक तैयार माल मिलता है, मतलब रॉ मटेरियल लगा करके कौन जगह जो है वो फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है। तो हम सबको पता है कि ऐसा काम कहाँ होता है? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मतलब उद्योग में। ठीक है, तो उपयोगिता का काम जो है वो कौन करता है? आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री करता है। ठीक है,
चलो आओ 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस किसे नहीं कहा जा सकता है, तो सर इन्वेस्टमेंट, ये जो विनियोग होता है आप इन्वेस्टमेंट को जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। बोला गया है विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट एक्वायर कैपिटल, यानी नीचे जो एक्टिविटीज़ दिया है उसमें से किस काम को करने के लिए आपको कैपिटल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सर रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोजगार का मतलब होता है कि आप जो हैं वो किसी दूसरे जगह में जॉब कर रहे हो, चाहे आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या तो फिर आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, या तो आप बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं तो क्या उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए? नहीं चाहिए। तो बोला गया है किस एक्टिविटी के लिए कैपिटल नहीं चाहिए होता है, तो रोजगार के लिए कैपिटल यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति को जीविकाउपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है। एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कौन सा एक्टिविटी करना पड़ता है। तो हमको पता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, मतलब मनी चाहिए। तो वो ऐसा एक्टिविटी करेगा जिस एक्टिविटी से उसको मनी मिले। तो जिस एक्टिविटी से उसको मनी मिलता है उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो आओ 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य ... होता है। सोल ट्रेडर हैज ऑब्जेक्टिव। सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा सोल ट्रेडर्स का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस का मालिक केवल एक पर्सन होता है, वो अकेला ही उस पूरे बिजनेस को जो है वो कैरी करता है। तो सोल ट्रेडर्स अगर कोई बिजनेस को चलाता है तो उसका मोटिव पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना होगा तो वो कौन सा एक्टिविटी होगा, आर्थिक एक क्रिया, यानी कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलो 17 नंबर पढ़ते हैं। एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन ... होता है। द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज, किस तरीके का होता है, तो उसका जो लाइफ होता है वो अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। यानी ये बिजनेस जो है लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी का नहीं होता है, ये बिजनेस जल्दी ही जो है वो एंड हो जाता है। तो ये अस्थिर होता है यानी अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है। हु कैन बी ए पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है। तो सर किसी भी कंपनी या किसी भी फार्म में पार्टनर जो है वो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति ही जो है वो साझेदार बन सकता है। यानी ए पर्सन कैन बी ए पार्टनर, ए पर्सन कैन बी ए पार्टनर। एक व्यक्ति जो होता है वही किसी भी माफ़ कीजिएगा, एक व्यक्ति जो होता है वही किसी भी फार्म का पार्टनर बन सकता है। क्लियर है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य होता है। प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू देम मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी किस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम जो होता है वो एक रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वो करता है ऑप्शन ए, सहकारी विपणन समिति यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसका काम होता है कि वो मार्केट्स के लिए एक मतलब एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। तो ए आंसर हो गया। चलो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है। विच इज ई और आर द लिमिटेशन या लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो याद रखना सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसका इनमें से सब होगा। ठीक है, यानी उसका लिमिटेशन जो है वो लिमिटेड मैनेजरिकल स्किल्स होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है और अनलिमिटेड उसका लाइबिलिटी होता है। तो इसका तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। देखो बोला प्राइवेट कंपनी, आपको याद रखना होगा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 200 तक। ठीक है, याद रखना। तो मैक्सिमम बोला ना जी, तो मैक्सिमम कितना होता है 200 तक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है
इधर उधर से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। घर में हैं और आज न्यू ईयर है ना, तो आसपास के काफ़ी लोग बार बार घर आ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा जो बाहर का साउंड सुनाई दे रहा होगा वीडियो में, तो थोड़ा उसको इग्नोर कर लेना, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से निरंतरता का लाभ किसको होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, यानी किसको जो होता है वो निरंतरता का लाभ होता है। जो कंटिन्यूस कौन चलता है हमेशा, कंपनी जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, इसलिए जो होता है कंटिन्यूटी का यानी निरंतरता का, कंटिन्यूस चलने का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। चलो आओ 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है अंश के प्रकार होते हैं, द काइंड्स ऑफ शेयर्स आर। देखो शेयर्स जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और एक होता है आपका इक्विटी शेयर, यानी एक होता है आपका पूर्वाधिकार अंश और एक होता है आपका समता अंश। तो बेसिकली शेयर कितने टाइप्स के होते हैं जी, दो टाइप्स का होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है कंपनी के अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो शेयर होल्डर उस कंपनी का ओनर होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ओनर होता है, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने अभी बताया था शेयर्स दो तरीके का होता है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर जो होता है उन लोगों पे डिविडेंड कैसे होता है, तो डिविडेंड जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है जी, निश्चित, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड क्या होता है उनमें, निश्चित होता है, सर्टेन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो इक्विटी शेयर होता है उसका डिविडेंड अनिश्चित होता है, यानी लाभांश अनिश्चित होता है, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है हम सबको पता है, जब कभी भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होता है तो उसको तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। एक होता है आप लोगों का मेमोरेंडम, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको MOA बोला जाता है, पार्षद सीमा नियम। एक होता है पार्षद अंतर नियम जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है, और तीसरा होता है प्रविवरण जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया है किसी भी कंपनी में अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तो वो किस चीज़ को फॉलो करता है, तो वो टेबल F को फॉलो करता है। अगर किसी भी कंपनी के पास इन तीन डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, तो वो टेबल F को फॉलो करता है। तो राइट आंसर होगा ए, ठीक है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। अब आप बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इसका मतलब होता है कि हमारे देश का जो बिजनेस है, हमारे देश का जो व्यापार है, उस व्यापार को विदेशों के व्यापार के साथ जोड़ा गया। यानी जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को दूसरे देशों के साथ जोड़ता है, यानी जब एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री का डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे किसी अदर कंट्रीज के साथ जोड़ता है, तो उसे ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन होने से इंडिया में क्या हुआ, ऑप्शन ए इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ गया, बिल्कुल सही। बी पे बोला निर्यात में वृद्धि, भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने का कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल सही। सी नंबर पे बोला गया है विकास की दर में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट रेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल तीनों हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। बोला गया है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन मल्टीनेशनल कंपनी एम्पाइल्स कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय। आपको याद रखना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है। यहाँ एक वर्ड लिखा गया है MNC। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो देख लो जी मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहा जाता है, तो याद रखना एक ऐसा कंपनी जिसका 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार चलता है, तो ऐसे कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और ऐसे कंपनी जो होते हैं जिस देश में अपने व्यापार को चलाते हैं, जिस कंट्री में अपने बिजनेस को चलाते हैं, वो वहाँ क्या करते हैं, हेडक्वार्टर खोल देते हैं, और उन्हीं हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय के द्वारा ही है जो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आओ
आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा से समझना। डॉट 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 के अनुसार, यानी किसने कहा था कि पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। अकॉर्डिंग टू डॉट 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 प्रोफेशनल इज that which deals almost entirely with persons and use पर्सनल स्किल और सर्विसेज ऑफ द इंडिविजुअल बेसिक। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसने कहा था? तो ये सेंटेंस कहा था WR स्प्रीगल ने। क्यों, किसने कहा था जी? WR स्प्रीगल ने ये पूरे सेंटेंस को कहा था। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। बोला गया है डॉट 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 के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह भाग होता है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। डॉट 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 अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये किसने कहा था? तो ये जो है ये मेरा कहा था RC डावर ने। किसने कहा था जी? RC डावर ने कहा था इस बात को। ठीक है, याद रखना होगा आपको इन चीज़ों को। ठीक है, 31 नंबर पे बोला गया है उद्योगों में प्रायः दो प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है। इंडस्ट्री ऑफ्टन मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। कौन कौन गुड्स होता है? तो एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। तो दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A and B बोथ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे, डॉट 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 इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, ट्रेड प्लस एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉमर्स का। किसका फॉर्मूला होता है? कॉमर्स का फॉर्मूला होता है कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है, अच्छा इतना भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि बिजनेस का क्या फॉर्मूला होता है। तो बिजनेस का फॉर्मूला होता है आपका माफ़ कीजिएगा, बिजनेस का फॉर्मूला होता है आपका, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, बिजनेस का फॉर्मूला होता है बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। क्या होता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, यानी व्यवसाय इज इक्वल टू उद्योग प्लस वाणिज्य। ठीक है, याद रखना इन फॉर्मूले को। चलो जी 23 नंबर पे आते हैं। बोला गया चीनी मिल अथवा तेल शोधनाशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कैन शुगर मिल्स और ऑयल रिफाइनरी आज क्लासिफाइड। तो इसको जो है वो किस इंडस्ट्री में रखा गया है? तो इसको रखा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, यानी गौण इंडस्ट्री में ये दोनों आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीनी उद्योग और रिफाइनिंग जो होता है, जैसे तेल उल जो बनाने वाला कंपनियां है, वो कौन सा इंडस्ट्री में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता होती है? बोला गया है विच रिक्वायर्स प्रीस्क्राइब्ड ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग। किस एक्टिविटी के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना जरूरी है? तो सर वो मेरा जरूरी होता है प्रोफेशंस के लिए। किसके लिए जरूरी होता है सर? प्रोफेशंस के लिए ये दोनों चीज़ों का होना जरूरी होता है। ठीक है, स्किल्स भी चाहिए आपको उसके लिए और साथ ही साथ प्रोफेशनल भी आपको होना जरूरी है। चलो 35 नंबर पे बोला किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में आचार संहिता होता है? विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो याद रखना किस में होता है? ये पेशा में, प्रोफेशन में जो है आचार संहिता लागू होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सेट 1 का, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लाभ द्वारा आय अर्जित किया जाता है? इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम्स कम अर्न्ड थ्रू प्रॉफिट। यानी इन तीनों में से कौन सा एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट से इनकम मिलता है? किस चीज़ से इनकम मिलता है? प्रॉफिट से इनकम मिलता है। तो हमको पता है कि किसी भी चीज़ में प्रॉफिट तभी होगा जब उसको खरीदेंगे और बेचेंगे, और खरीदने बेचने का काम कहाँ होता है? बिजनेस पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिजनेस। बिजनेस ही एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें क्या कमाया जाता है? प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एंड करते हैं आज के सेशन को। 37 नंबर पे बोला गया वह काम जो लोग दूसरे के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जाने जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी शुरू में इसी क्वेश्चन को किए थे। उसे क्या कहा जाता है? उसे एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करना। ठीक है,
चलो 38 नंबर पे बोला, एक फार्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ए फार्म। तो एक फार्म को वो आदमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है जो उस फार्म का रजिस्ट्रार होता है। क्या होता है? उस फार्म का रजिस्ट्रार होता है। तो याद रखना, फार्म के रजिस्टर ही हैं जो रजिस्ट्रार जो होते हैं वही उनको देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आओ जी आगे बढ़ते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण साझेदारी की श्रेणी में नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुलफिल्ड पार्टनर्स। तो याद रखना, ये जो होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार यानी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट्स, ये जो होता है ये किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म का एक प्रॉपर पार्टनर्स नहीं होता है। ठीक है, चलो आओ लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे बोला गया है डॉट 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 से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐसिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। डॉट डॉट रेफर्स टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइंट्स टुगेदर विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ हिज मेंबर इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। यह ऐसे समिति होता है जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके सारे सेट का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कराता हूँ, और इसी तरीके से हम 11th का सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एग्जाम में आपका 40 में 40 फुल मार्क्स आपका आएगा अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगेंस्ट आप सभी लोगों को न्यू ईयर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके पूरे परिवार को। बाय, टेक केयर।